हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आर कोचिंग सेंटर चैनल में। और जैसा कि 8वीं क्लास का अध्याय नंबर 4 उपनिवेशिक काल चैप्टर कल प्रारंभ कर दिया था। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। बेटा आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1600 ईस्वी में हुई थी। और जब बेटा इसकी स्थापना हुई थी उस समय महारानी कौन थी ब्रिटेन की? तो बेटा एलिजाबेथ प्रथम क्या थी वहां की उस समय? क्वीन थी, जिन्होंने क्या है बेटा एक विशेष अधिकार, एक स्पेशल राइट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप एशिया और अफ्रीका के देशों में एकमात्र कंपनी होगे जो क्या है वहां पर व्यापार करोगे। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक राज्य के अधिनियम प्रदान किया गया था जिससे कंपनी को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। एशिया के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, एशिया में और अफ्रीका में एकमात्र आप ही क्या है बेटा ब्रिटेन की तरफ से व्यापार करोगे। सिक्के चलाने का अधिकार, आप अपनी खुद की करेंसी भी जारी कर सकते हो। निजी सेना गठित करने का अधिकार, आप अपनी खुद की आर्मी भी बना सकते हो। किले बनाने और क्षेत्रों पर अधिकार करने का अधिकार, आप किसी भी देश में जाकर किसी भी देश पर आप अपना कब्जा कर सकते हो। ठीक है जी। तो उस समय रानी कौन थी? एलिजाबेथ द फर्स्ट। कब स्थापना हुई है? 1600 में। और डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। और फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। बेटा ये व्यापारी के भेष में आए थे पर लुटेरे बनकर भारत में बैठ गए थे। वह कुछ शासकों को अन्यों के विरोध सैन्य सहायता देकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। इन्होंने क्या बेटा हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बेटा हम भारतीय जो राजा थे उन्होंने क्या इनका स्वागत किया कि हम क्या अन्य देशों के साथ व्यापार करेंगे, किंतु धीरे धीरे करके इन्होंने हमारे आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और जिससे क्या है धीरे धीरे इन्होंने राजाओं के साम्राज्य के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक एक नीति के बारे में बात करेंगे, किस किस नीति के द्वारा किस किस राजा को इन्होंने क्या है अपने कब्जे में कर लिया था। वह कुछ शासकों को अन्य के विरुद्ध सैन्य सहायता देकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। इस प्रकार विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर सत्ता के मस्जिद बनकर उभरे। प्लासी का युद्ध, जो बेटा प्लासी का युद्ध हुआ है बेटा वो कब हुआ था बेटा? 1757 हुआ था। 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को क्या होता? प्लासी का वॉर हुआ था। बेटा प्लासी क्यों कहा जाता है? बेटा यहाँ पर प्लास के फूल बहुत ज्यादा उगाए जाते थे। प्लास के फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है प्लांटिंग की जाती थी। और जो अंग्रेज है बेटा ये हर किसी हिंदी शब्द को क्या है तोड़ के बोलते थे। जैसे सिपाही को सिपोय, तो वैसे क्या है बेटा इन्होंने प्लास के फूल को प्लासी कहा। क्या कहा? प्लासी। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? प्लासी पड़ गया था। और बेटा प्लासी का युद्ध बेटा किसके बीच में हुआ था? सिराज उद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा ये जंग या युद्ध या बैटल हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत बेटा किनके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब जो कि कौन था बेटा? सिराज उद्दौला। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ तब क्लाइव ने नवाब के दरबार में असंतुलित तत्वों की पहचान की और क्लाइव ने नवाब के साथ मीर जाफर के साथ संयुक्त किया। जब तक गवेदी लंका तो कुछ नहीं। बेटा मीर जाफर ने क्या है बेटा हर एक जानकारी रॉबर्ट क्लाइव को दे दी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बोला अगर आप मेरा साथ देते हो तो सिराज उद्दौला को हराने के बाद अगला नवाब मैं आपको बना दूंगा। और मीर जाफर क्या हो गया? खुश हो गया। और मीर जाफर ने क्या है बेटा सहयोग किया। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। और इस बैटल में क्या है बेटा सिराज उद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे वो हार गए। और यहीं से क्या है बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमने बंगाल के नवाब को हरा दिया तो और अन्य राजाओं को हराना और भी आसान है। और धीरे धीरे करके क्या है ये व्यापारी थे और धीरे धीरे इनके पास दीवानी अधिकार आ गए। दीवानी अधिकार का मतलब क्या है बेटा? ये टैक्स कलेक्ट करने वाले बन गए। और धीरे धीरे क्या है इन्होंने अब हमारे भारत के ऊपर कब्जा प्रारंभ यहाँ से स्टार्ट कर दिया। बेटा यही इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट से क्या है बेटा
इनको पता चल गया था कि हम भारत के अंदर अपना क्या है दबदबा बरकरार कर सकते हैं। बेटा कब हुआ था? 23 जून 1757 के बीच में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो कौन था बेटा? सिराज उद्दौला। मीर जाफर की सेना है जो नवाब की सेना का प्रमुख भाग थी, युद्ध में निष्क्रिय रही। बेटा सिराज उद्दौला की ताकत मीर जाफर की सेना थी और मीर जाफर अपनी सेना को लेके नहीं आया। नवाब की सेना को कुछ फ्रांसीसी सेनाओं का समाप्त समर्थन प्राप्त था। बेटा फ्रांसीसी सेना ने समर्थन किया पर किंतु वो उतना काफी नहीं था। ये युद्ध प्लासी अर्थात प्लासी जैसा कि अंग्रेजों ने उच्चारित किया, जो वर्तमान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आज भी मीर जाफर नाम भारत में विश्वघाती मतलब बेटा गद्दार की सूची में इसका नाम आता है। किसका? मीर जाफर का। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बेटा लॉर्ड डलहौजी, बेटा इसने एक रियासत के लिए कहा था ये चेरी का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। बेटा अवध के लिए कहा था। बेटा इसने एक पॉलिसी बनाई हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अंदर क्या था? अगर किसी भी शासक का अपना वारिस नहीं है तो उत्तराधिकार लिए गए बेटे को गद्दी पर नहीं बैठा सकते, वो रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएगी। भैया ये होते कौन है? ये बाहर के आए हुए और हमारे देश के शासकों को क्या है बेटा धीरे धीरे पंगु करके उनका साम्राज्य अपने में मिला रहे हैं। तो बेटा इस चीज का क्या करा गया था? विरोध किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, क्योंकि उनका अपना खुद का बेटा नहीं था और उन्होंने उत्तराधिक जो गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की पेशकश की, तो अंग्रेजों ने क्या उसका विरोध किया था। तो बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ में आ गया क्या है? कि अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, आपका वारिस नहीं है, तो आप गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बना सकते। भारतीय परंपरा में दत्तक पुत्र की मान्यता। बेटा ये दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? जो गोद लिया हुआ बेटा होता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। सब्सिडरी अलायंस। बेटा सब्सिडरी अलायंस में क्या है? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। बेटा सब्सिडरी अलायंस किसे कहते हैं? बेटा सब्सिडरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई थी और सबसे पहले बेटा हैदराबाद के शासक के ऊपर थोपी गई थी। इसके अंदर 5 बातें थी। अगर मान लो बेटा कोई भी शासक को ऐसा लग रहा है कि मेरा पड़ोसी राजा बहुत ताकतवर है और अगर उसने आक्रमण किया तो मैं बेटा अंग्रेजों के साथ संबंध कर लेते। अब बेटा जब युद्ध होगा ना तो इसी कारण बेटा इन राजाओं ने अपने पड़ोसी राजा से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लिए? संबंध बना लिए। और इस संधि को क्या कहा जाता है? सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस इंग्लिश में कहा जाता है, जिसके नहीं बनाओगे। अगर बनाने भी है, व्यापार भी करना है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को सिपाही तैनात रहेंगे। चौथी बात, जितने भी सिपाही तैनात होंगे उनका रख रखाव खाने पीने की देखभाल आप अपने हिसाब से करोगे, मतलब आप अपने खर्च से उन आर्मी का पालन पोषण करोगे। और 5वीं बात, अगर किसी भी से युद्ध हो जाता है आपका तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सहायता के लिए क्या रहेगी? तत्पर रहेगी। तो ये बेटा 5 बातें थी सहायक संधि की। और बेटा इस संधि के द्वारा क्या है बहुत सारी रियासतें क्या हो गई थी? पंगु हो गई थी, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अवध इसी संधि के कारण क्या है बेटा? बर्बाद हो गया था। अवध का राजा जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। बेटा अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि जो नवाब का शासक है वाजिद अली शाह वो क्या है ठीक प्रकार से शासन नहीं कर रहा है और उसको निष्कासित किया गया। जब बेटा निष्कासित किया गया तो अवध की जनता उनके लिए क्या है? रोई थी। क्या आप बताओ बेटा जो को शासन कर रहा हो कि जनता प्रजा उसके लिए रोएगी? खुश होगी? पर वो जनता क्या थी बेटा? नाखुश थी। क्यों? क्योंकि राजा बहुत ठीक था वो। तो आपको बेटा सब्सिडी अलायंस समझ में आ गया। ब्रिटिश रेसिडेंट भारतीय शासकों को आंतरिक अथवा बाह्य संकटों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। भारतीय शासकों को अपने व्यय पर ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ता था। विदेशी संबंध केवल ब्रिटिशों के माध्यम से ही संपन्न होते थे। इन व्यवस्थाओं को समस्त व्यय भारतीय शासक को उठाना पड़ता। जो भी पैसा खर्च होगा वो किसको उठाना पड़ेगा? राजा को उठाना
पड़ेगा। बेटा राजा तो बना रहेगा पर नाम मात्र का रहेगा राजा। सारी वास्तविक सत्ता किसके पास आ जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। भारतीय शासकों पराधीनता की कीमत का बोझ। अब बेटा ये गुलाम बन चुके हैं, व्यवहार में पूर्ण नियंत्रण, ये कठपुतली राजा बन चुके हैं, जैसा वो नचा रहे वैसा ही वाला कोई राजा था। तो कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था बेटा? हैदराबाद का निजाम। कब अपनाई थी? 1798 में। फिर बेटा किसके ऊपर थोपी? अवध के ऊपर थोपी। ठीक है बेटा, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। साइक संधि बेटा ये पूर्व पर बता चुका हूं मैं, ये आपको बता दिया। एक दरबारी नियुक्त रहेगा, सारा रख रखाव किसके साथ संबंध बनाने हैं पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बंगाल की बंगाल, बिहार, उड़ीसा राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया था। यहां से क्या है बेटा? इन 3 रियासतों टैक्स कलेक्ट करने का क्या है? राइट प्राप्त हो गया था। समृद्ध बंगाल कंपनी के लालच का केंद्र। बेटा जो बंगाल है वो बहुत ज्यादा क्या था बेटा? वेल्थी रियासत थी। और बंगाल के ऊपर क्या थी बेटा? इनकी गंदी नजर थी, कैसे भी करके यहां से क्या धन निष्कासित किया जाए। 1770 से 72 के मध्य जब 2 वर्षों तक फसल की विफलता पहले से ही लोगों को पीड़ित कर रही थी, उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए कठोर कर लक्ष्यों ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया। मतलब बेटा वहां पे अकाल जैसी स्थिति कि उसके बावजूद भी वहां के विकास के लिए, वहां के किसानों के लिए किसी प्रकार की रियायत नहीं करी। उन्होंने बेटा अपने घर बेचे, अपने बच्चे बेचे, अपनी फसल बेची, अपनी जमीन बेची, इनको टैक्स दिया, पर इन्होंने बेटा किसी प्रकार से किसानों को रियायत नहीं दी। और इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी जब बेटा चीजें बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल रही थी, 1878 में भी ऐसी घटना घटित हुई। 1876 में जब बहुत बड़ा बंगाल अकाल पड़ा, तो उस समय भी बेटा पूरे देश के अंदर स्थिति बहुत खराब थी। उस समय बेटा जो लॉर्ड लिटन था उसने क्या है बेटा? दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। बेटा 3 बार दिल्ली दरबार लगे हैं। और 1878 में जो 76 से 78 के बीच में जो अकाल निंदा हुई थी कि इस समय जब भारत की जनता परेशान है, उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया। और जिसमें क्या है बेटा? बहुत सारा धन खर्च किया गया, बहुत सारा खाने का अनाज के अनादर हुआ। ठीक है बेटा, उदाहरण के 1876-78 के भीषण अकाल में मुख्य दक्कन के पढ़ाई क्षेत्र में लगभग 80 लाख लोग मृत्यु की ओर सो गए, सिर्फ किसी कारण? अनाज की कमी के कारण। फिर भी बेटा अंग्रेजों ने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। और इसी समय क्या है बेटा? लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या है? दिल्ली दरबार लगाया जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा अनाज का निरंतर निर्यात। बेटा यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, ये सारा अनाज का अपने देश में भेज लगे हुए हैं। ब्रिटिश शासन की मुक्त बाजार की नीति। ब्रिटिश शासन की मुक्त बाजार की नीति जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य को स्वतंत्र रूप से घटने बढ़ने दिया जाए, उसने भी अकाल को भयावह और अधिक बढ़ाया। मतलब बेटा किसी प्रकार से कुछ भी हो, अनाज के रेट कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, होने दो, पर इन्होंने किसी प्रकार से अनाज के रेटों पर भी लगाम लगाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। भारतीय व्यापार द्वारा भंडार रोक कर रखना। बेटा सिर्फ अंग्रेजों का हाथ नहीं है बेटा, जो किसान थे, बड़े संपन्न किसान थे, उन्होंने क्या बेटा? अनाज की स्टोरेज कर ली, ताकि क्या बेटा? रेट बढ़े और तब हम अपना माल बाहर निकालें, जिससे और भी ज्यादा स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी बेटा। क्योंकि आप स्टोरेज कर रहे हो चीज, मार्केट में चीज आ रही तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई नहीं होगी तो लोग बात क्या करेंगे बेटा? उसकी डिमांड और करेंगे, और जिसके कारण क्या है? प्राइस इंक्रीज होंगे, और जिसके कारण क्या है बेटा? स्कार्सिटी आ जाएगी, दुर्लभता आ जाएगी। और इन्हीं सब के कारण क्या है बेटा? बंगाल के अंदर एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके अंदर 80 लोग क्या है? मौत की घाट सो गए, और सिर्फ इन अंग्रेजों की नीतियों के कारण। सरकार की ओर से अन्न के मूल्य घटाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हम 1 रुपया भी अनाज की कीमत में नहीं करेंगे। ये उस समय जो वायसराय था भारत का, उसके शब्द है, लॉर्ड लिटन। ठीक है बेटा, और यहीं पे हम आर्म एक्ट लेके आया था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था। आर्म एक्ट के अंदर क्या आता है बेटा? कि कोई भी भारतीय हथियार अपने पास नहीं रखेगा। ये कब आया था? 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बेटा अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ भी छापना है, तो आपको पहले क्या है बेटा? इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये इनेबलिंग एक्ट भी था, जिसके अंदर क्या है बेटा? एक भारतीय जज
अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकता, पर अंग्रेज जज भारतीयों के ऊपर मुकदमा चला सकता है। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि किस प्रकार ये भारत के अंदर क्या है बेटा, भेदभाव की नीति अपनाते जा रहे थे। और आगे की वीडियो बेटा इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट में आएंगी। और फटाफट बेटा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।